देखो हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसी टॉपिक के बारे में हम लोग आगे देख रहे हैं। ठीक है, क्या इधर टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आप लोग समझिए कि पहले रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण, सॉरी, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस। देखो हम लोगों को केमिस्ट्री में एक छोटे छोटे इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप पढ़ो तो रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि रिएक्शन को हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो रिएक्शन से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कलर में क्या चेंज हो रहा है, उसके स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, अवस्था में क्या चेंज हो रहा है, कहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब गैस निकल रहा है। ये सारे इंफॉर्मेशन, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, मतलब उत्प्रेरक किसका यूज हो रहा है, ये सब चीज इंफॉर्मेशन आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, क्या बन रहा है वो तो याद रखना ही है, उसके अलावा उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो सारा कुछ उस रिएक्शन में इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा। उस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट अभिक्रिया से जो रहेगा वो रहेगा ही, लेकिन मेन क्या होगा इंफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि दो या अधिक पदार्थों के बीच क्रिया मतलब इंटरेक्शन के कारण नए पदार्थ का निर्माण होना, नए पदार्थ का निर्माण होना मीन्स ड्यू टू interaction of two or more substances form new chemical substances, यानी दो या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेगी, इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्शन के कारण क्या होगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, यानी नए पदार्थ का फॉर्मेशन होगा। तो क्या हो गया, केमिकल अभिक्रिया है। ठीक है, केमिकल अभिक्रिया के साथ साथ क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होगा, उसी में देखिए इंटरेक्शन में ये दोनों एक तरह से लिखा, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। When substances used
in chemical reaction are symbolized by symbols and formulas यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र के रूप में व्यक्त करना। जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगे, केमिकल रिएक्शंस, उसमें जितने भी सब्सटेंस होंगे, वो रिएक्टेंट में हो तो वो प्रोडक्ट में हो तो उन सबको हम लोग सिंबल्स के रूप में जब लिखते हैं, सिंबल्स एवं फॉर्मूला यानी संकेत और सूत्र के रूप में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण। अब जैसे समीकरण को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? A + B gives C + D। सपोज कर लो ये हो गया क्या चीज? इसको कहते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स जो अभिक्रिया में भाग लिया। ये होता है उत्पाद या प्रतिफल यानी इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। यही हुआ न्यू सब्सटेंस। ये क्या होता है? न्यू सब्सटेंस यानी नए पदार्थ का निर्माण। नए पदार्थ का मतलब क्या होता है? जिसके गुण सारे के सारे गुण रिएक्टेंट्स के प्रॉपर्टी से पूरा का पूरा क्या हो? डिफरेंट हो। उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। अब जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो समीकरण लिखने का प्रोसेस तो अलग होगा, बट सारे समीकरण को हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग डिजिट का यूज करते हैं। 1 2 3। 1 तो ऑटोमेटिक होता ही है, कभी 2 लगा करके संतुलित करते हैं, कभी 3 4 5 जो रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ना। तो दो तरह से समीकरण लेते हैं। एक होता है असंतुलित मतलब अनबैलेंस्ड, एक होगा संतुलित मतलब बैलेंस्ड। तो आप देखिए इसमें दोनों को पहले हम लोग, एक होगा संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होगा? इसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में अलग अलग तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसको लिखिएगा, इन दिस रिएक्शन the elements the different
different elements have same number of atoms in reactants and products, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अलग अलग परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे देखिए सच एज C प्लस O2 गिव्स CO2 ना, कार्बन के एक एटम है ना, ये क्या हो गया कार्बन, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए अभी कारक और प्रतिफल है। कारक में एक कार्बन के परमाणु अलग अलग एटम को देखना है, प्रतिफल में भी एक ही परमाणु है तो बैलेंस है। फिर अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, प्रतिफल में भी 2, तो ये रिएक्शन हो गया क्या जी, बैलेंस, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। एक दूसरा होगा असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होगा, इसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में कम से कम एक तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं होती है, नहीं होती है। The number of atoms of at least one element are different in reactants and products। देखिए एटलीस्ट दिया हुआ है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब सारे भी डिफरेंट हो सकते हैं ना। जैसे यहां पर दिखाया कार्बन के एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो बैलेंस है। अगर मान लो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एक होता है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, 2 एटम, तो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो अनबैलेंस में या तो सारे एलिमेंट्स के एटम्स अनइक्वल होंगे ना, या एटलीस्ट एक एलिमेंट के एटम अनइक्वल होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड। ठीक है। देखिए अनबैलेंस्ड का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, सच एज देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये तो प्रोसेस हो गया कि हाइड्रोजन गैस, यानी ये हो गया हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डाई ऑक्सीजन, इसको डाई हाइड्रोजन। तो ये हम लोगों को क्या बन रहा है, वाटर यानी जल। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में भी 2 है तो हाइड्रोजन बैलेंस है।
बट ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, इसलिए बैलेंस नहीं है। ये रिएक्शन हो गया आपको ओवरऑल क्या, अनबैलेंस्ड, यानी असंतुलित, अब जो केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड होता है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं ना। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इसके लिए अनुमान विधि का कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधि। अब जब हम लोग विधि पढ़ रहे हैं तो कभी मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि हम लोग बैलेंस करते क्यों हैं, क्या बैलेंस करने की जरूरत है? केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस नहीं करें तो क्या होगा? तो आप लोग कभी पढ़े होंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, जिसको किसने दिया था? लैवोसियर ने दिया था। ठीक है, लैवोसियर ने दिया था। और फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास कभी भी, यानी द्रव्यमान कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सिर्फ उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, यानी परिवर्तन करते हैं। तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना। तो इसमें देखिए केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस ड्यू टू लॉ ऑफ, अच्छा से याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास given by Anthony Lavoisier। given by Anthony Lavoisier ना, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होने के कारण संतुलित किया जाता है या संतुलित करते हैं। इसे एंटोनी लेवोसियर द्वारा दिया गया था। यानी एंटोनी लेवोसियर ने जो लॉ दिया था, उस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ता है। हम लोग अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो ये पता तब ये समझा जाएगा कि मास को हम लोग क्रिएट भी करते हैं और मास को हम लोग डिस्ट्रॉय भी करते हैं, जो कि यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ होगा ना। यानी हम लोगों का ये यूनिवर्सल लॉ है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और इसी को पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने का प्रोसेस क्या होगा? मेथड
ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग यानी संतुलित करने की विधि। विधि में एक तो फर्स्ट जो आप लोग यूज करते हैं, ज्यादातर सबको यूज करता है, फर्स्ट होता है अनुमान विधि। अनुमान विधि इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा होता है क्या चीज? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या विधि। संख्या विधि ये सबसे मेन विधि है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक अनुमान विधि का ही यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। 11th में जब आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे पहले, तो उसके बाद उस विधि का भी यूज करेंगे ना। हालांकि हम लोग इस टॉपिक में लास्ट में रेडॉक्स रिएक्शन जब बतलाएंगे तो उसके साथ एक एक्सटेंडेड पॉइंट बतलाएंगे एक्स्ट्रा, वो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ना। तो ये दोनों विधि के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोगों को बेसिकली अनुमान विधि का ही यूज करना होता है। तो आप अनुमान विधि से बैलेंस कैसे करेंगे? जैसे देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O ना, ये तो मालूम है हम लोगों को। अब जो डिफिशियंट है, मतलब जो बैलेंस नहीं है, उसको देखिए पहले। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है? 2 एटम, और प्रोडक्ट में कितना है? 1। तो 1 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना होगा? 2, यानी 2 बनाना है ऑक्सीजन को। तो 2 बनाने के लिए 2 नंबर से इंटू करना होगा। नंबर से कभी भी इंटू करेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड में वो नंबर पुट करेंगे। ये था आपका अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। इसी रिएक्शन को हम लोग लिख रहे हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब देखिए ये 2 लगा दिए यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, बट अब हाइड्रोजन हो गया अनबैलेंस। देखिए 2 2 जा 4, तो इसको भी 4 बनाना होगा, तो इसमें भी 2 लगा दीजिए। अब ये हो गया बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। इस तरह से अनुमान विधि का यूज करके हम लोग बैलेंस करते हैं। अनुमान विधि का मतलब एक बार में नहीं होगा, कोई नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। उसका कोई रूल, सर्टेन रूल्स होते हैं, वो रूल बदलते रहते हैं ना। आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर बैलेंस नहीं है उसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ग्रुप में भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई एटम ग्रुप के रूप में हो, लाइक रिएक्टेंट में भी सल्फेट हो, प्रोडक्ट में भी सल्फेट हो, तो पूरे को एक साथ ले लीजिए, सल्फेट को एक ग्रुप मान लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे तो इजी हो जाएगा ना। तो उस तरह से भी हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे एक देखिए Na प्लस H2SO4 हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा? Na ग्रुप को किसके साथ ले लीजिए? सल्फेट के साथ ना। तो सल्फेट का वैलेंसी 2, तो 2 इस पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? Na2SO4। बच गया क्या? हाइड्रोजन ना, इसको अलग कर लीजिए, प्लस H2। अब देखिए ये है असंतुलित। असंतुलित क्यों है? देखिए सल्फेट और सल्फेट तो बैलेंस है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, बट इसमें 2 है और इसमें 1 है। अनबैलेंस यही है ना, आसानी से पहचान लेंगे। सल्फेट ग्रुप को एक साथ कर लीजिए, तो एक सल्फेट ग्रुप, एक सल्फेट ग्रुप, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ 2 और यहाँ 1। इसको बैलेंस करने के लिए क्या कीजिए? इसमें 2 लगा दीजिए और सब जैसे था वैसे ही लिखिए। SO4 gives Na2SO4 प्लस H2। ये हो गया संतुलित, संतुलित यानी बैलेंस्ड। इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं ना।
अब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिए हम लोग, अनबैलेंस को। एक इंफॉर्मेशन तो मिल गया कि बैलेंस कर लिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। लेकिन हाउ टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव इन ए केमिकल रिएक्शन, इसके अलावा हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक समीकरण को सूचनादायी कैसे बनाते हैं या बनाएंगे ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या है, अब इसमें हम लोगों को कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि सोडियम और हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है ना। लेकिन अब इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस सब्सटेंस का कैसा स्टेट है। तो इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स मतलब क्या क्या फॉलो करना है आपको। मेंशन कीजिए क्या, स्टेट ऑफ रिएक्शन, ये यानी अभिक्रिया में पदार्थों की अवस्था को बदलाइए। अवस्था का मतलब क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस। यानी कौन पदार्थ ठोस है तो ठोस के लिए सॉलिड लगाएंगे, गैस के लिए लिक्विड लगाएंगे, एल लगाएंगे। यानी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठोस यानी सॉलिड, इसके लिए एस टर्म का यूज करेंगे ऐसे। ये ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस, उसको क्या कहा जाता है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में एस लिख देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। द्रव यानी लिक्विड के लिए आप क्या लगाइएगा, पैरेंथेसिस में एल ना। गैस के लिए, गैस यानी गैसेस, इसके लिए आप पैरेंथेसिस में जी लगाइएगा, ठीक है। वाष्प यानी वेपर, इसके लिए आप वेप लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद जलीय या इसको कहते हैं एक्वस, इसके लिए आप A2 लगाइएगा। इतना टर्म हम लोगों को पैरेंथेसिस में यूज करना है। ठोस के लिए S यानी सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, वेपर के लिए वेप और एक्वस के लिए A।